हाय फ्रेंड्स, आज हम लोक प्रशासन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है लोक प्रशासन में भर्ती, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रिक्रूटमेंट्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। भर्ती मतलब रिक्रूटमेंट। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। लोक सेवा में क्या है? कर्मचारियों की भर्ती प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी प्रक्रिया है। यदि लोक प्रशासन के अंदर कर्मचारी आएंगे नहीं तो प्रशासन कैसे चलेगा? इसके लिए सबसे पहले भर्ती की आवश्यकता होती है। किसी भी शासन की सफलता, स्थिरता और कार्यकुशलता, तीनों की बात करते हैं। सफलता, स्थिरता और कार्यकुशलता की अंततः उन कर्मचारी की योग्यता, ईमानदारी और लगन पर निर्भर करती है जो उस तंत्र को चलाते हैं। तो प्रशासन सफल रहेगा, स्थिर रहेगा और कार्यकुशल रहेगा। इसके लिए क्या है? योग्य, ईमानदार और लगन पर निर्भर करती है। किसके? कर्मचारियों के। ठीक है, तभी हमारे वो तंत्र ठीक तरह से चलेगा। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की बढ़ती जटिलताओं के कारण भर्ती का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे जैसे प्रशासन बढ़ रहा है, प्रशासन तेज हो रहा है, इसका दायरा बढ़ रहा है, तो हमारे जो जो भर्ती का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम देखते हैं ओ ग्लेन स्टॉल। ओ ग्लेन स्टॉल के शब्दों में देखें तो भर्ती क्या है? भर्ती लोक कर्मचारियों के संपूर्ण ढांचे की आधारशिला है। भर्ती क्या होती है? लोक कर्मचारियों के संपूर्ण ढांचे की आधारशिला है कि यदि लोक प्रशासन चलाना है तो भर्ती आपकी सुचारू रूप से, निष्पक्ष रूप से, पारदर्शी रूप से होनी चाहिए। ये किसने कहा? हमारे ओ ग्लेन स्टॉल। तो उनके शब्दों में देखें तो भर्ती क्या है? लोक कर्मचारियों के संपूर्ण ढांचे की आधारशिला। सबसे पहले हम भर्ती का अर्थ और परिभाषा देखें। आम बोलचाल की भाषा में देखें तो सामान्य बोलचाल में भर्ती का मतलब है नौकरी देना, मतलब नियुक्ति करना माना जाता है। माना कि ये एक संकुचित अर्थ है, मतलब छोटा ऐसा अर्थ देके भर्ती मतलब नौकरी दे दो, किसी को नियुक्त कर दो। लेकिन लोक प्रशासन में इसका बहुत बड़ा अर्थ है। इसका मतलब भर्ती एक पूरी पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें हमारे रिक्त पदों का विज्ञापन निकालने से लेके योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करने, उनकी परीक्षा लेने, साक्षात्कार करने और अंतिम रूप से योग्यतम व्यक्ति का चयन करके उसे नियुक्त करने तक की सारी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो भर्ती का मतलब देखें तो छोटी परिभाषा में देखें तो नौकरी देना, नियुक्ति करना होता है सामान्य बोलचाल की भाषा में। और यदि लोक प्रशासन के अर्थ में देखें तो ये कहाँ से शुरू होती है? रिक्त पद, खाली पद है, उनका विज्ञापन निकालने से लेके उनकी परीक्षा लेना, उनको आकर्षित करना, साक्षात्कार लेना और योग्य व्यक्ति के चयन तक सारी गतिविधियाँ होती हैं। ये सब भर्ती के अंदर गिनी जाती है। अब विद्वानों के अनुसार देखें भर्ती के बारे में उन्होंने क्या कहा है। एल डी वाइट साहब क्या कहते हैं? प्रतियोगिता परीक्षाओं, रिक्त स्थानों और पदों के लिए, क्या प्रतियोगिता परीक्षाओं, रिक्त स्थानों और पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही क्या कहलाता है? भर्ती कहलाता है। और हमारे जे डोनाल्ड किंग्सले साहब कहते हैं कि भर्ती वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक सेवा में नियुक्त, क्या कि भर्ती को क्या है? भर्ती वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे लोक सेवा में जो नियुक्त है, नियुक्ति के लिए उचित प्रत्याशियों को, क्या भर्ती के लिए हमारे उचित प्रत्याशियों को प्रतियोगिता के लिए प्रवृत्त करना। तो जे डोनाल्ड किंग्सले साहब क्या कहते हैं कि भर्ती वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक सेवा में नियुक्ति के लिए उचित प्रत्याशियों को प्रतियोगिता के लिए प्रवृत्त किया जाता है। यह चयन की एक व्यापक प्रक्रिया का ही एक अभिन्न अंग है। यह क्या? चयन की एक व्यापक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। कौन सा? भर्ती। ये किसने बताया? हमारे जे डोनाल्ड किंग्सले। दोबारा बता दे, भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक सेवा में नियुक्ति के लिए, क्या लोक सेवा में नियुक्ति के लिए उचित, ध्यान रखना ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उचित प्रत्याशियों को प्रतियोगिता के लिए प्रवृत्त किया जाता है। बात करें चयन की या भर्ती की तो चयन क्या है? यह चयन की एक व्यापक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। कौन सा? भर्ती। और डी ई किंगलर की बात करें तो ये क्या कहते हैं? भर्ती योग्यता प्राप्त आवेदकों को, क्या भर्ती क्या है? योग्यता प्राप्त आवेदकों को आकर्षित करने की एक प्रक्रिया है। भर्ती क्या है? योग्यता प्राप्त जो आवेदक है उनको आकर्षित करने की एक प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी भर्ती। अब भर्ती की कुछ विचारधाराएं बात करें। भर्ती की कौन कौन सी दो तरह की विचारधाराएं होती है? एक तुम्हारी नकारात्मक और एक होती है हमारी सकारात्मक विचारधारा। तो भर्ती के इतिहास और विकास क्रम को दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। एक दृष्टिकोण तुम्हारा नकारात्मक दृष्टिकोण, जिसे हम नकारात्मक भर्ती या नेगेटिव रिक्रूटमेंट कहते हैं। ये क्या होता है? शुरुआती दौर में क्या होता था? लोक सेवा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? शुरुआती दौर में हमारे जो लोक सेवा आयोग थे इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? प्रशासन को लूट प्रणाली और भाई भतीजावाद से बचाना। ये एक तरह से नेगेटिव रिक्रूटमेंट होता था। तो ध्यान रखा जाता था कि जो प्रशासन है इसको स्पॉइल्स सिस्टम और भाई भतीजावाद जो सिस्टम है इससे बचाने का उद्देश्य होता था। इसका मूल मंत्र होता था धूर्तों को बाहर रखना, कीपिंग द रास्कल्स आउट।
भाई भर्ती का एक ही उद्देश्य होता था, मूल मंत्र होता था, जो धूर्त है, रास्कल्स है, उनको बाहर रखा जाए। इस प्रणाली में औसत के नियम का प्रयोग करके, क्या इस प्रणाली में औसत के नियम का प्रयोग करके केवल अयोग्य व्यक्ति को छांटने पर बल दिया जाता था। जो अयोग्य है उनको हटा दिया जाए, क्या जो अयोग्य है उनको हटा दी जाए, इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता था शुरुआती दौर में। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता था, कई बार प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होते थे ये भी सेवा से बाहर हो जाते थे। अयोग्य व्यक्ति के नाम पे क्या प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होते थे इनको भी बाहर कर दिया जाता था। और प्रशासन में क्या औसत दर्जे के जो लोग होते हैं उनको भर लिया जाता था। जो औसत दर्जे के लोग होते थे उनको भर लिया जाता था। भारत जैसे देशों में जहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भारत जैसे देशों में जहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भारी भीड़ को छांटने के लिए आज भी काफ़ी हद तक नकारात्मक चटनी दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। मतलब कि कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में केवल ऐसे मापदंड तय कर दिए जाते हैं, जैसे 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, या फिर ऐसे सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जिसका संबंध उस विभाग से संबंधित ही ना हो। और यदि कोई योग्य व्यक्ति है तो योग्य व्यक्ति उस प्रतियोगिता परीक्षा में जाता है तो वह उस मापदंडों के कारण उस परीक्षा से बाहर हो जाता है। इसे हम कहते हैं नकारात्मक भर्ती। दूसरा होता है सकारात्मक भर्ती। सकारात्मक भर्ती की बात करें, जैसे पॉजिटिव रिक्रूटमेंट कहते हैं, पॉजिटिव रिक्रूटमेंट या सकारात्मक भर्ती की बात करें तो आधुनिक युग की मांग क्या है, सकारात्मक भर्ती। जिस पद के लिए भर्ती की जा रही है उसके मापदंड वही होने चाहिए। सकारात्मक भर्ती, पॉजिटिव रिक्रूटमेंट। इसका उद्देश्य क्या है, केवल अयोग्य व्यक्ति को बाहर करना नहीं है, बल्कि सर्वोत्तम और योग्यतम व्यक्ति है, क्या सर्वोत्तम और जो योग्यतम व्यक्ति है उनको सक्रिय रूप से ढूंढना, खोजना और उन्हें सेवा के लिए आकर्षित करना, ताकि वो भर्ती के अंदर शामिल हो। किंग्सले साहब क्या कहते हैं, सकारात्मक भर्ती की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता आती है हमारी, योग्य व्यक्तियों की व्यापक खोज पर बल दिया जाए। क्या भर्ती के दौरान क्या योग्यतम जो व्यक्ति हैं इनकी व्यापक खोज पर बल दिया जाए। दूसरी विशेषता आती है नियुक्त पूर्व वैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग। क्या नियुक्ति पूर्व वैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग, मतलब नियुक्ति करने से पहले कुछ वैज्ञानिक परीक्षण है वो टेस्ट करनी चाहिए, और यदि टेस्ट पर वह खरा उतरता तभी उसे नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो पद और पदोन्नति के स्पष्ट अवसरों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। क्या पद और पदोन्नति के स्पष्ट अवसरों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए कि हमारा ये पद है जिसमें इस प्रकार के प्रमोशन होंगे, तो जो कर्मचारी है जिसकी भर्ती की जा रही है उसको पहले से ही बता दिया जाना चाहिए ताकि वो इससे आकर्षित हो। फिर भर्ती प्रक्रिया को आकर्षक और उम्मीदवार अनुकूल बनाया जाना चाहिए। क्या भर्ती प्रक्रिया को कैसा बनाया चाहिए, आकर्षक और उम्मीदवार अनुकूल बनाया जाना चाहिए। ये हमारे किंग्सले के अनुसार जो भर्ती प्रक्रिया है इसकी कुछ खास विशेषताएं, जो भी कैसी सकारात्मक भर्ती की। अब भर्ती करना आसान नहीं है, भर्ती करने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती है। बात करें कौन कौन सी, तो प्रोफेसर WH विलोबी है। क्या प्रोफेसर WF विलोबी साहब के अनुसार भर्ती करते समय प्रशासन के समय 5 सबसे बड़ी प्रश्न या फिर समस्याएं आते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भर्ती करते समय ध्यान रखी जानी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा दिक्कतें किन चीज़ों में आती है, ये हमारे बताते हैं कौन, प्रोफेसर WF विलोबी। यदि आप प्रश्नों का जवाब किसी जो हमारे विद्वान हैं उनके अनुसार देंगे तो आपको बेहतर नंबर आने की संभावना बढ़ जाती है। पहली समस्या आती है भर्ती करने वाली सत्ता कि भर्ती कर कौन रहा है, लोकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट पावर, मतलब भर्ती करने का अधिकार है किसको वास्तव में, ये तय करना बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है कि भर्ती तो होगी लेकिन ये तय कौन करेगा, क्या मापदंड होंगे, कैसे कैसे लिए जाएगी, कितनी वैकेंसी होगी, या फिर किस तरह की उसकी परीक्षा होंगी, क्या क्या मापदंड होंगे, तो ये सब तय करने का अधिकार है किसको, जनता को चुनाव के द्वारा या फिर कार्यपालिका या स्वतंत्र लोक सेवा आयोग, मतलब किसको ये अधिकार है। सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, तो ये तय किया जाना चाहिए। फिर भर्ती का सोर्स, ये स्रोत की बात करें, मतलब भर्ती बाहर से मतलब खुली प्रतियोगिता से की जाए या भीतर से मतलब प्रमोशन के द्वारा की जाए, मतलब नीचे के कर्मचारी को ऊपर प्रमोट करके ऊपर लाया जाए या फिर नई बाहर से भर्ती की जाए, ये भी तय करना कि एक बड़ा सबसे बड़ी चुनौती या प्रश्न उठता है। फिर आ रहता है क्वालिफिकेशंस क्या हुई, किस पद के लिए किस प्रकार की क्वालिफिकेशन तय की जाए, तो पद के लिए क्या शैक्षणिक, तकनीकी या आयु संबंधी योग्यता हो, ये तय करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। फिर योग्यता का निर्धारण, उम्मीदवार की जांच कैसे की जाए, भाई उम्मीदवार तो आ गए, अब उनको टेस्ट कैसे किया जाए, उनकी लिखित परीक्षा ली जाए, उनका इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार किया जाए या फिर उनका मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाए। तो इस तरह कई बार सबसे बड़ी चुनौती होती है कि किस पद के लिए किस प्रकार की जो असेसमेंट है, योग्यता का निर्धारण है, किस प्रकार किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। फिर आता हमारा प्रशासकीय संगठन, भर्ती करने वाली एजेंसी जैसे हमारी UPSC, SPSC, RPSC, इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो हमारे जो विलोबी साहब थे, WF विलोबी, उन्होंने भर्ती करने में
5 समस्याओं के बारे में चर्चा की। पहली समस्या आती है भर्ती करने वाली सत्ता कौन है। दूसरी, भर्ती का स्रोत की बात करते हैं, अंदर से करें या प्रमोशन के थ्रू करें या फिर खुली प्रतियोगिता करें। तीसरी, अर्हता मतलब क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। चौथा, हमारी योग्यता का निर्धारण मतलब असेसमेंट किस प्रकार से किया जाना चाहिए। और पांचवा, प्रशासकीय संगठन किस प्रकार होना चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। अब बात करेंगे भर्ती की पद्धतियां। भर्तियां किस प्रकार से होती है, मतलब मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो लोक सेवाओं में भर्ती मुख्य रूप से 3 तरीकों से की जाती है। क्या लोक सेवाओं में भर्ती क्या मुख्य रूप से 3 तरीकों से की जाती है। पहला तरीका आता हमारा डायरेक्ट, मतलब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, मतलब बाहरी या फिर प्रत्यक्ष भर्ती। जब खाली पद होते हैं, जब खाली पदों को भरने के लिए खुले बाजार से योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जाते हैं। कह दिया जाता है बाहर ओपन कोई भी भर सकता है इस फॉर्म को, तो खुले बाजार से क्या है, योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन मांगे जाते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष भर्ती कहते हैं, मतलब ओपन। अब बात करते हैं, इसको कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदे की बात करें, जो ओपन रिक्रूटमेंट होता है उसके फायदे क्या है। पहली फायदा यह था व्यापक चयन क्षेत्र, मतलब कोई भी फॉर्म भर सकता है। तो पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ जो प्रतिभावान युवा होते हैं उनको चुनने का अवसर मिलता है, क्योंकि ये ओपन है। फिर नया खून, न्यू ब्लड की बात करें तो संगठन में नया खून आता है, नई भर्ती होती है, नए व्यक्ति आते हैं, नए कर्मचारी आते हैं। तो इससे क्या, नए विचार, उत्साह और आधुनिक ज्ञान का प्रवेश संगठन के अंदर होता है। फिर समान अवसर की बात करें तो ये लोकतंत्र के समान अवसर और योग्यता के सिद्धांत के बहुत ज़्यादा नजदीक है। क्यों, क्योंकि जो बेस्ट होगा वही अंदर आ पाएगा। तो यही लाभ हमारे ओपन रिक्रूटमेंट के। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। पहला नुकसान ये होता है अनुभवहीनता। नए लोग आते हैं, इससे क्या होता है कि नए लोगों को संगठन के कामकाज के बारे में जानकारी नहीं होती, अनभिज्ञ होते हैं, इसीलिए उन्हें सबसे पहले ट्रेनिंग दी जानी जरूरी है। ये पहला नुकसान होता है। जबकि प्रमोटी होते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, उनको संगठन के बारे में जानकारी होता है, उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। फिर निराशा की बात करें कि उच्च पदों पर सीधी भर्ती से पुराने और सेवारत जो कर्मचारी, जो पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जाने की जो उम्मीद करते हैं कि हमारा भी प्रमोशन होगा, हमें भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाएगा, उनमें निराशा की भावना देखने की उत्पन्न होती है। क्यों, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा प्रमोशन होगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी भी भर्ती के लिए जैसे 35 साल उम्र तय कर दी गई कि 35 साल से ऊपर के बंदे इसको फॉर्म को नहीं भर सकते। और यदि संगठन के अंदर यदि कोई व्यक्ति 36 साल का हो गया, अब वो ओपन रिक्रूटमेंट में तो कर नहीं सकता, लेकिन वो उम्मीद करता है कि वो कैसे भी करके प्रमोशन लेके ऊंचे के पदों पे जा सके। लेकिन यदि ओपन रिक्रूटमेंट होगा तो वो कभी भी प्रमोशन के जरिए ऊपर जा ही नहीं पाएगा। और यदि उसको लग जाएगा पता कि वो कभी भी प्रमोट होकर ऊपर नहीं जा सकता, तो धीरे धीरे समय के साथ उसमें क्या, कुंठा उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी, संगठन के प्रति उसके नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो पदोन्नति या प्रमोशन की राह देख रहे हैं, लेकिन उनका प्रमोशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब प्रमोशन के लिए क्या, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब बाहर से बंदों को लिया जा रहा है, तो उनके अंदर कुंठा उत्पन्न हो जाएगी। फिर खर्चीली प्रक्रिया की बात करें कि जैसे विज्ञापन, परीक्षा, प्रशिक्षण, इनमें बहुत सारा समय भी खर्च होता है, बहुत सारा धन भी खर्च होता है। जबकि प्रमोशन में एक सिंपल सा कागज निकालना पड़ता है कि इनको प्रमोट किया जा रहा है। जबकि ये भर्ती प्रक्रिया होती है ओपन वाली, तो इसमें बहुत सारा समय भी लगता है और पैसा भी लगता है। तो हानियाँ और लाभ हमने देख लिए ओपन रिक्रूटमेंट के। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब जो प्रमोशन के जरिए नीचे से ऊपर के क्रम में प्रमोट किया जाता है या फिर भर्ती की जाती है, उनकी बात करें तो भीतरी या अप्रत्यक्ष भर्ती की बात करें, जब विभाग के रिक्त उच्च पदों को उस विभाग में काम करने वाले निम्न स्तर के जो कर्मचारी है उनको उनकी पदोन्नति या प्रमोशन के द्वारा भरा जाता है, तो इसमें भीतरी या फिर अप्रत्यक्ष भर्ती कहेंगे। अब इसके भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। परीक्षा में पूछा जाए तो आप क्या क्या बताना है। पहला फायदा देखते हैं। फायदा आता है हमारे अनुभवी कार्मिक कर्मचारी पहले से उस संगठन में होते हैं। कर्मचारी पहले से उस संगठन में होते हैं, इस वजह से पहले से ही वो संगठन की कार्यप्रणाली से परिचित होते हैं, इसलिए उनके ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण का खर्चा बच जाता है। फिर मोटिवेशन या अभिप्रेरणा की बात करें तो पदोन्नति के अवसरों से मतलब कर्मचारी को पता चल जाता है कि मुझे प्रमोट किया जाएगा, तो उसके अंदर मोटिवेशन, अभिप्रेरणा होती है। तो पदोन्नति के अवसरों से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और संगठन को कभी भी छोड़ने की बात नहीं करते हैं, मतलब उनके संगठन के प्रति नकारात्मकता नहीं आती। फिर योग्यता का सटीक आंकलन, तो कर्मचारी के पिछले रिकॉर्ड मतलब ACR के आधार पर उसकी क्षमता को मापना आसान होता है। क्यों, क्योंकि वो लंबे समय से संगठन का सदस्य रहा है, इसलिए वो देख सकते हैं, जो हमारे भर्ती करने वाले कि ये देख सकते हैं कि लंबे समय से संगठन के प्रति कितना प्रतिबद्ध है, तो इसी हिसाब से उसका प्रमोशन किया जा सकता है। तो इससे क्या है कि योग्यता का सटीक आंकलन किया जाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। पहला नुकसान आता है सीमित क्षेत्र। क्यों, क्योंकि नए या ऊंचे पदों पर जो भर्ती की जाती है, इनडायरेक्ट के रूप में बात कर रहे हैं, तो चयन के विभाग के
कुछ कर्मचारियों तक सीमित रहता है। इससे क्या नई नई प्रतिभाओं का प्रवेश संगठन में रुक जाता है, नए विचारों का प्रवेश संगठन में रुक जाता है। फिर परंपरावादी दृष्टिकोण है। पुराने कर्मचारी अक्सर कैसे होते हैं, लकीर के फकीर मतलब दकियानूसी होते हैं, मतलब शुरू से जो चलता आ रहा उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और नवाचार मतलब इनोवेशन का विरोध करते हैं पुराने कर्मचारी। अब उनको यदि प्रमोट कर दिया जाए ऊंचे पदों पे तो वो वहाँ पे भी वैसे ही रहेंगे, मतलब लकीर के फकीर रहेंगे कि मतलब जैसा हम पहले करते थे आप भी वैसा ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अयोग्य का उच्च पदों पर पहुंचना। वरिष्ठता के आधार पर यदि पदोन्नति दी जाए कि जितना पुराना उसका उतना प्रमोशन, जितना पुराना उतना प्रमोशन, तो अयोग्य व्यक्ति क्या ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं, और इसकी वजह से कई बार क्या अकुशल व्यक्ति भी शीर्ष में मतलब टॉप पर पहुंच जाता है इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वजह से। फिर डेपुटेशन या अस्थायी भर्ती की बात करें, ये क्या होती है, प्रतिनियुक्ति की बात करें तो किसी सेवारत कर्मचारी को एक निश्चित अवधि जैसे 3 साल 5 साल 8 महीने तो किसी निश्चित अवधि के लिए किसी अन्य विभाग, राज्य या विदेश में नियुक्त कर देना। प्रतिनियुक्ति किसे कहते हैं, डेपुटेशन किसे कहते हैं, किसी सेवारत कर्मचारी को एक निश्चित अवधि मतलब जैसे 3 साल 5 साल कितना भी अवधि हो सकती है, तो निश्चित अवधि के लिए, ये शब्द याद रखना आप, निश्चित अवधि में एक लिखा होता है, पहले से बता दिया जाता है डेपुटेशन दिया जा रहा है इन्हें और कितने समय के लिए, तो डेपुटेशन के लिए निश्चित अवधि जरूरी है। तो निश्चित अवधि के लिए किसी अन्य विभाग, राज्य या विदेश में नियुक्त कर देना। इससे क्या होगा, प्रशासन में लचीलापन और अनुभव का आदान प्रदान होता है। इससे क्या होता है, प्रशासन में लचीलापन आता है कि जब जरूरत पड़ती है तो बाहर से हम बुला सकते हैं, और दूसरे की जरूरत है तो हम यहाँ से वहाँ बाहर भी भेज सकते हैं, इसे लचीलापन कहते हैं। और अनुभव का आदान प्रदान मतलब किसी भी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सहयोग की जरूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए किसी तकनीकी विशेषज्ञता मतलब इंजीनियरिंग फील्ड के विशेषज्ञ की जरूरत है, तो हम CPWD से या PWD से एक इंजीनियर को कुछ समय के लिए अपने यहाँ डेपुटेशन पर लगा लेंगे, तो इससे क्या अनुभव का आदान प्रदान होता है। एक परमानेंट भर्ती देने की जरूरत नहीं है, केवल उस स्पेसिफिक काम के लिए हम किसी भी व्यक्ति को डेपुटेशन पर लगा सकते हैं या भेज सकते हैं। फिर एडॉक भर्ती की बात करें, एडॉक या फिर अस्थायी या तदर्थ की बात करें तो किसी विशेष परियोजना या तात्कालिक आवश्यकता के लिए संविदा या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सीमित समय के लिए की जाने वाली भर्ती को हम क्या कहते हैं, एडॉक कहते हैं। तो दोनों में कुछ अंतर है, दोनों में अंतर की बात करें, प्रतिनियुक्ति में क्या करें, दोनों ही सरकारी विभाग के कर्मचारी है, क्या दोनों ही सरकारी विभाग के कर्मचारी, एक कर्मचारी दूसरे विभाग में, दूसरे का इस विभाग में, तो विभाग टू विभाग कर्मचारी एक जगह से दूसरी जगह एक निश्चित अवधि के लिए जाते हैं। ठीक है, ये तो हमारी प्रतिनियुक्ति हो गई। अस्थायी का मतलब इसमें एक तो हमारे सरकारी विभाग है, एक तो क्या है हमारे सरकारी विभाग है, और फिर कि उसको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ ओपन है, ओपन मतलब बाहर से क्या करेंगे, किसी भी कर्मचारी को, किसी भी व्यक्ति को उस तकनीकी काम के लिए जो हमारी परियोजना के अंदर ज़रूरत पड़ रही है, जो हमारे नीति निर्माण में ज़रूरत पड़ रही है या फिर किसी भी कार्य में ज़रूरत पड़ रही है, तो बाहर से उस व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए ले लिया जाता है, वो काम किया जाता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है कि आपको इस काम के लिए इतने समय के लिए लगाया जा रहा है, इसके बाद क्या है आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो इसे हम एडहॉक भर्ती या अस्थायी तदर्थ भर्ती कहेंगे। लेकिन प्रतिनियुक्ति में क्या है, दोनों को सरकारी विभाग होते हैं, लेकिन अस्थायी या तदर्थ में क्या होता है, जो एक तो हमारे सरकारी विभाग होता है लेकिन दूसरा ओपन होता है, मतलब बाहर से लिया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे लिया जाता है। अब बात करते हैं भर्ती के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो भर्ती के लिए कुछ सामान्य और विशिष्ट शर्तें निर्धारित की जाती है। बात करें कौन कौन सी, सबसे पहले दी जाती है नागरिकता। पूछा जाता है कि लोक सेवा देश के लिए, देश की प्रति निष्ठा का कार्य होता है कि जब हमारे सरकारी विभागों के अंदर किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं तो वह क्या है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं बल्कि देश के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। अतः उम्मीदवार का उस देश का नागरिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यदि दूसरे देश का होगा तो उस देश के लिए निष्ठावान नहीं होगा। फिर डोमिसाइल या अधिवास की बात करें तो कुछ राज्य स्तरीय पदों के लिए स्थानीय भाषा और संस्कृति का ज्ञान राज्य विशेष के लिए मूल निवासी शर्त होता है कि यदि राजस्थान का है या तमिलनाडु का है तो जिस राज्य के अंदर कुछ स्थानीय पद होते हैं उनके लिए स्थानीय शर्तें तय कर दी जाती हैं, मतलब वो वहीं का होना चाहिए। फिर आयु या एज की बात करें तो सेवा में प्रवेश की न्यूनतम और अधिकतम आयु तय की जाती है। जैसे भारत में यूपीएससी के लिए सामान्यतः 21 से 32 वर्ष तय की जाती है। यूपीएससी में प्रवेश के लिए क्या 32 वर्ष से ज़्यादा आयु नहीं होनी चाहिए, तो आयु तय कर दी जाती है। फिर शैक्षणिक योग्यता, तो जैसी पद की प्रकृति हो उसी अनुसार जैसे 10वीं 12वीं स्नातक या फिर तकनीकी डिग्रियों की मांग की जा सकती है। फिर शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं की बात करें तो पुलिस या रक्षा बलों जैसे हमारे पदों के लिए विशेष शारीरिक मापदंड तय किए जा सकते हैं। जैसे इतनी हाइट होनी चाहिए, इतने समय में इतनी दौड़ लगानी चाहिए, इतनी लंबी कूद, इतनी ऊंची कूद, गोला फेंक, तो हमारी शारीरिक या मानसिक योग्यताएं तय की जा सकती है।
फिर कैरेक्टर की बात करें तो पुलिस सत्यापन मतलब पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा यह तय किया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे सामान्य से मापदंड है। क्या ये हमारे सामान्य से मापदंड है जो भर्ती करते समय चेक किए जाते हैं, जैसे नागरिकता, अधिवास मतलब डोमिसाइल, आयु, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक और मानसिक योग्यता, चरित्र। अब बात करते हैं भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है। प्रोसेस की बात करें, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो एक वैज्ञानिक भर्ती प्रक्रिया कुछ क्रमों से होके गुजरती है। कौन कौन से क्रम होते हैं? सबसे पहले पदों का निर्धारण किया जाता है, कितने पदों पर भर्ती की जानी है, उन पदों का निर्धारण किया जाता है। तो विभाग के द्वारा रिक्त पदों की गणना की जाती है और सेवा नियमों का निर्धारण किया जाता है कि जो भर्ती की जाएगी उसके कैसे सेवा नियम होंगे और उनकी संख्या कितनी होगी। फिर रिक्विजिशंस होते हैं, मतलब अधियाचन होता है, मतलब विभाग के द्वारा लोक सेवा आयोग जैसे भर्ती एजेंसियां उनको पद भरने का आग्रह भेजा जाता है। फिर एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन दिया जाता है, जनसंचार के माध्यम जैसे अखबार होते हैं, मीडिया होता है, उनके माध्यम से रिक्तियों की सूचना जारी कर दी जाती है। फिर आवेदनों की छटनी स्क्रूटनी की जाती है, प्राप्त आवेदनों की वैधता की जांच की जाती है, जो आवेदन प्राप्त हुए हैं क्या वो इस भर्ती के लिए योग्य है या नहीं, तो इसकी स्क्रूटनी या फिर आवेदनों की छटनी की जाती है। फिर लिखित परीक्षा या रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, तो योग्यताओं का मूल्यांकन करने के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। फिर साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके व्यक्तिगत और जो निर्णय क्षमता है और आत्मविश्वास इनकी जांच की जाती है, मतलब रिटर्न टेस्ट होगा। फिर लास्ट में हमारा इंटरव्यू होता है या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। और ये क्यों किया जाता है, यदि आपसे पूछा जाए कभी कि यदि इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होता क्यों है, ये हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो पास होके आए हैं, रिटर्न टेस्ट में पास होके आए, उन अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास की जांच करने के लिए हमारे इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। फिर योग्यता सूची की बात करें, मेरिट लिस्ट की, तो अंतिम रूप से जो सफल उम्मीदवार होते हैं उनकी मेरिट बनाई जाती है। फिर नियुक्ति और सत्यापन की बात करें तो नियुक्ति पत्र जारी करना, मेडिकल टेस्ट कराना, पुलिस के द्वारा चरित्र सत्यापन करना, ये हमारे इसके आगे की प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद क्या है, कर्मचारी होते हैं उनको प्रोबेशन पे रखा जाता है। जो नए कार्मिक होते हैं, नए कर्मचारी होते हैं, उनको 1 या फिर 2 वर्ष तक का अस्थायी रूप से काम पे रखा जाना होता है। संतोषजनक कार्य होने पे उन्हें कन्फर्मेशन या स्थायीकरण किया जाता है। तो हमारे 9 प्रोसेस होते हैं नॉर्मली एक भर्ती प्रक्रिया के। पहले पदों का निर्धारण किया जाता है, फिर रिक्वेजिशंस दी जाती है, फिर उसका विज्ञापन दिया जाता है, विज्ञापन के जरिए जो आवेदन आए उनकी छटनी की जाती है, छटनी के बाद लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा के बाद उनका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, फिर उसकी नियुक्ति होती है, फिर हमारी पुलिस के द्वारा सत्यापन होता है, फिर उसको क्या है जो कर्मचारी है उसको 1 या 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रखा जाता है, फिर उसके बाद परमानेंट कर दिया जाता है। अब भारतीय जो भर्ती प्रणाली है उसमें कुछ कमियां और उनके सुझाव दिए गए हैं, उनको सुधार करने के सुझाव बताए गए हैं। भारतीय भर्ती प्रणाली की कुछ कमियों की बात करें, कौन कौन सी कमियां हैं। पहली कमी आती है निष्पक्षता पे सवाल। जब भर्ती परीक्षा होती है उसमें लिखित परीक्षा होती है, उसमें पेपर लीक हो जाता है, न्यायालयों में याचिकाओं का अंबार लग जाता है। जब भी परीक्षा होती है, आरपीएससी की परीक्षा, आरएएस की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा में तो कम होते हैं, लेकिन जैसे एसआई की परीक्षा, बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती है जिसमें क्या परीक्षा लगते ही कोर्ट में रिट लग जाती है, तो पेपर लीक हो जाते हैं। न्यायालयों में भर्ती प्रक्रियाओं के संबंध में याचिकाओं का अंबार लगा रहता है। राजनीतिक या भाई भतीजावाद का हस्तक्षेप होता है। ये सब क्या करते हैं, भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कम करते हैं कि फेयर नहीं हो रही है, मतलब इस जो हमारे पारदर्शी रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से परीक्षाएं नहीं हो रही है। तो निष्पक्षता पे सवाल। फिर रटंत विद्या को बढ़ावा। प्रतियोगिता परीक्षाएं पद की व्यवहारिक आवश्यकता है, जैसे हमारे कौशल और अभिवृत्ति को जांचने की बजाय क्या करते हैं कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय किताब, विज्ञान और रटने की कितनी क्षमता है, कितने फैक्ट याद करके आया है, उसी आधार पर भर्ती की जाती है। जबकि उसे कैसा तय किया जाना चाहिए, उसके कौशल और अभिवृत्ति के आधार पे भर्ती की जानी चाहिए, बल्कि करते किसे कि वो उसे कितना याद है। फिर साक्षात्कार की कमियों की बात करें, जो चयन मंडल है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उनके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह मतलब बायसनेस क्या करते हैं, अंतिम परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। साक्षात्कार की कमियां। फिर लचीलेपन की भाव की ना की बात करें, लैक ऑफ इनोवेशन की बात करें, तो पॉल एच एप्पलबी के अनुसार देखें तो भारतीय भर्ती प्रणाली है उसमें कल्पना शक्ति और सुधारात्मक प्रयास है, उसमें भारी कमी है। तो पॉल एच एप्पलबी जो हमारे अमेरिका के लोक प्रशासन के विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा कि भारतीय भर्ती प्रणाली में कल्पना शक्ति और जो सुधारात्मक प्रयास है उनकी भारी कमी है। फिर महंगी और थकाऊ प्रक्रिया है। जो भर्ती प्रक्रिया कैसे होती है, एक तो महंगी होती है, थकाऊ प्रक्रिया होती है। कैसे, अलग अलग विभागों के लिए बार बार परीक्षा देना उम्मीदवारों के लिए क्या आर्थिक और मानसिक रूप से कष्टदायी होता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं और बंदे क्या थक भी जाते हैं बार बार अलग अलग विभागों की परीक्षा देते देते।
अब उनमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। पहला सुधार जैसे CET मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो सभी गैर तकनीकी जितने पद हैं उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ही प्रारंभिक परीक्षा होनी चाहिए जिसमें जो पास हो ताकि वो ही आगे बढ़ सके, जिससे समय और धन की बचत होगी। फिर डिग्री को नौकरी से अलग करना, जहाँ उच्च शिक्षा की आवश्यकता न हो वहाँ केवल पद विशिष्ट कौशल की परीक्षा ली जानी चाहिए, स्किल बेस्ड परीक्षा ली जानी चाहिए। तीसरा फिर लैटरल एंट्री की बात करें जो काफ़ी हद तक जो प्रचलन में भी चल रहा है लैटरल एंट्री, तो प्रशासन में विशेषज्ञता लाने के लिए कुछ पदों पर निजी क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनकी भर्ती सीधी की जानी चाहिए, मतलब सीधी भर्ती मतलब लैटरल एंट्री की जानी चाहिए। फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उपयोग, क्या मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उपयोग की बात करें तो उम्मीदवार के तनाव प्रबंधन, नैतिकता और प्रशासनिक अभिरुचि को जांचने के लिए, क्या उम्मीदवार के तनाव प्रबंधन, नैतिकता और प्रशासनिक जो अभिरुचि है इसको जांचने के लिए वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने लोक प्रशासन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा भर्ती, रिक्रूटमेंट, इसके सभी पहलुओं को जांचने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।